नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम आपके लिए यूपीपीसीएल से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान कितना होता है। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान कितना होता है। तो अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान पूछा जाता है तो यहाँ पर हमारा 1.67 गुणे 10 की घात कितना होता है, -27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अगर यहीं पर प्रोटॉन का आवेश पूछा जाता है, अगर आवेश पूछा जाता है तो आवेश का मान कितना होता है, +1.6 गुणे 10 की घात -19 किलोग्राम का आवेश होता है। और यहाँ आगे अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है। न्यूट्रॉन का अगर द्रव्यमान यहाँ पूछा जाता है कि इनका द्रव्यमान कितना होता है, तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, इसको हम देखते हैं। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कितना होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और यहाँ पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, हमने आपको पहले बता दिया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अगर जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ऋणात्मक आवेश होता है, और अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 किलोग्राम होता है। -19 किलोग्राम होता है। और यहीं पर अगर इनका द्रव्यमान पूछा जाता है तो इनका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दोस्तों ये हमारा गलती हो गया थोड़ी से, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा कूलाम रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इन पर जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान कितना होता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर यहाँ पर मास पूछा जा रहा है, मास द्रव्यमान अगर पूछा जा रहा है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। यहाँ पर हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की है। और अगर जो है इसका एक सूत्र होता है, यहाँ पर इसको जान लीजिए, इसको आपको याद करने का एक ट्रिक होता है, ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन होता है और टा से जो है टॉमसन या थॉमसन, इसको मान लीजिए। पा से क्या होता है, पा से प्रोटॉन होता है, और रा से क्या होता है, रदरफोर्ड। और ना से क्या होता है, ना से जो है
न्यूट्रॉन होता है और 4 से क्या होता है, तो चैडविक होता है, चैडविक। तो यहाँ पर हमारा प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन। और यहाँ पर अगर रदरफोर्ड भी ऑप्शन में है तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, अगला क्वेश्चन है, इसको बताएं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था -1.6 इंटू 10 की पावर -19 किलोग्राम कूलाम, -19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया था, एक सूत्र बताया था, ट्रिक ईटा पर नाचे, ईटा टा से जो है टॉमसन हो गया, टॉमसन फॉर थॉमसन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, किसने की थी, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। सूत्र में ईटा पर नाचे, नाचे ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जब मल्टीमीटर से खुले रेजिस्टेंस का मान चेक करते हैं तो उसका मान क्या होता है। जब मल्टीमीटर से खुले रेजिस्टेंस का मान चेक करते हैं तो उसका मान क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब मल्टीमीटर से खुले रेजिस्टेंस का मान चेक करते हैं तो उसका मान क्या होता है, मतलब उसका मान कितना होता है। तो मल्टीमीटर से चेक करने पर उनका जो मान आता है अनंत होता है। कब, जब खुला रेजिस्टेंस होता है, खुला रेजिस्टेंस होने पर जब हम चेक करते हैं तो उसका मान अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आयरन और स्टील कैसे पदार्थ होते हैं, आयरन और स्टील कैसे पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आयरन और स्टील कैसे पदार्थ होते हैं, तो ये जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। तो आयरन और स्टील कैसे पदार्थ होते हैं, तो आयरन और स्टील ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसा विद्युतीय यंत्र जिससे किसी परिपथ की विद्युतीय ऊर्जा वे मापी जाती है वह कहलाता है। ऐसा विद्युतीय यंत्र जिससे किसी परिपथ का विद्युतीय ऊर्जा मापी जाती है वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाट घंटा मीटर, वाट घंटा मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाट घंटा मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि ऐसा उपकरण जिससे ट्रांसफार्मर की आवृत्ति मापी जाती है तथा जो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या कहलाता है। ऐसा उपकरण जिससे ट्रांसफार्मर की आवृत्ति मापी जाती है तथा जो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंग मापी। इसका आंसर क्या हो जाएगी, तरंग मापी कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग मापी। वह उपकरण क्या कहलाता है, तरंग मापी। तरंग मापी के द्वारा ट्रांसफार्मर की आवृत्ति मापी जाती है तथा अनुनाद के सिद्धांत, ये अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है धातुओं में ऊष्मा या प्रकाश के प्रभाव से जो गुण इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है वह कहलाता है। धातुओं में ऊष्मा या प्रकाश के प्रभाव से जो गुण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा आंसर क्या होगा, धातुओं में ऊष्मा या प्रकाश के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
ट्रायोड वाल्व में अतिरिक्त इलेक्ट्रोड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ट्रायोड वाल्व में अतिरिक्त इलेक्ट्रोड होता है। तो कैसा इलेक्ट्रोड होता है? क्वेश्चन नंबर 15 में ट्रायोड वाल्व में अतिरिक्त इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन गुण होता है। ट्रायोड वाल्व में अतिरिक्त इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन गुण हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटर इलेक्ट्रोड धारित दोष को दूर करने के लिए बनाया जाता है। इंटर इलेक्ट्रोड धारित दोष को दूर करने के लिए बनाया जाता है। ये एक दोष होता है, इंटर इलेक्ट्रोड धारित एक दोष होता है। इसको अगर दूर करना होता है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टेट्रोड वाल्व का प्रयोग कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेट्रोड, फिर से देख लीजिए, टेट्रोड वाल्व, टेट्रोड वाल्व, टेट्रोड ऐसे लिखा गया है, टेट्रोड वाल्व। इसको देखिए, टेट्रोड वाल्व का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टेट्रोड वाल्व का प्रयोग करके उस दोष को हम दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कैथोड किरण नली का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों का एक महीन बिंब उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में कैथोड किरण नली का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों का एक महीन बिंब उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गुण। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन गुण। उसे हम इलेक्ट्रॉन गुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। रेडियो रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। तो कैसी फ्रीक्वेंसी है? कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? रेडियो रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 455 किलो हर्ट्ज, 455 किलो हर्ट्ज अर्थात KHZ हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वह सर्किट जिसके द्वारा सूचना रेडियो सिग्नल पर लागू करते हैं क्या कहलाते हैं? वह सर्किट जिसके द्वारा सूचना रेडियो सिग्नल पर लागू करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर। उसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर। वह सर्किट जिसके द्वारा सूचना रेडियो सिग्नल पर लागू करते हैं उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस होता है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस होता है? तो 20 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में? तो कॉमन बेस। आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन बेस। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कॉमन बेस के कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमीटर फॉलोअर का इनपुट होता है। एमीटर फॉलोअर का इनपुट होता है। तो एमीटर फॉलोअर का इनपुट कैसा होता है? एमीटर फॉलोअर का इनपुट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अधिक। एमीटर फॉलोअर का इनपुट कैसा होता है? तो एमीटर फॉलोअर का इनपुट अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमीटर फॉलोअर का आउटपुट होता है। एमीटर फॉलोअर का आउटपुट कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में एमीटर फॉलोअर का आउटपुट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कम। एमीटर फॉलोअर का आउटपुट होता है कैसा होता है? बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। कह रहा है एम्पलीफायर्स के क्लास B ऑपरेशन में करंट बहता है।
एम्पलीफायर्स के क्लास बी ऑपरेशन में करंट बहता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इनपुट साइकिल के आधे में, इनपुट साइकिल के आधे में, इनपुट साइकिल के आधे में। तो एम्पलीफायर्स के क्लास बी ऑपरेशन में करंट बहता है, इनपुट साइकिल के आधे चक्र में बहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वाल्व नंबरिंग के मध्य के एफ अक्षर का अर्थ होता है। वाल्व नंबरिंग के मध्य के एफ अक्षर का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टोड वाल्व, पेप्टोड वाल्व हमारा आंसर हो जाएगा। तो वाल्व नंबरिंग के मध्य में एफ अक्षर का अर्थ होता है पेप्टोड वाल्व। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उल्टे क्रम में एक दूसरे से सटे दो पीएन संधि को क्या कहते हैं? उल्टे क्रम में एक दूसरे से सटे दो पीएन संधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उल्टे, ये क्वेश्चन कह रहा है उल्टे क्रम में एक दूसरे से सटे दो पीएन संधि को कहते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26 ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रावर्धन। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रावर्धन करना। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य प्रावर्धन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा होती है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इस प्रकार से कौन सी ऊर्जा होती है? तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पॉजिटिव ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वाल्व नंबरिंग के मध्य के अक्षर का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 28 वाल्व नंबरिंग के मध्य के अक्षर का अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डबल डायोड। डबल डायोड संसूचन होता है, अर्थात हमारा डबल डायोड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? डबल डायोड। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? डबल डायोड में होता है। डबल डायोड में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या? डबल डायोड में दो एनोड होते हैं। डबल डायोड में होते हैं तो कितने एनोड होते हैं? दो एनोड होते हैं। डबल डायोड में दो एनोड होते हैं। डबल डायोड में कितने एनोड होते हैं? दो एनोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डबल एनोड में पेप्टोड होते हैं। डबल डायोड में पेप्टोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 में एक पेप्टोड, कितने? एक पेप्टोड। डबल डायोड में कितने पेप्टोड होते हैं? तो एक पेप्टोड होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जिनकी प्रतिरोधकता चालकों तथा विद्युत रेडियो के बीच होता है कहलाता है। जिनकी प्रतिरोधकता चालकों तथा विद्युत रोधों के बीच होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। जिनकी प्रतिरोधकता चालकों तथा विद्युत रोधियों के बीच होता है क्या कहलाता है? तो अर्धचालक कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है? वोल्टेज रेगुलेशन परिपथ में प्रयोग होने वाला डायोड कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन परिपथ में प्रयोग होने वाला डायोड कहलाता है। तो क्या कहलाता है?
वोल्टेज रेगुलेशन परपथ में प्रयोग होने वाला डायोड क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीनर डायोड। क्या हो जाएगा? जीनर डायोड कहलाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीनर डायोड। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कंडेंसन बैंड अशांत खाली होते हैं। कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं। ये अंशतः लिखा है, कंडेंसन बैंड अंशतः खाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अचालक में खाली होते हैं। किस में खाली होते हैं? अचालक में। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्डिंग गैप में चौड़ाई अधिकतम होती है। फॉरवर्डिंग गैप में चौड़ाई अधिकतम होती है। चालकों में अचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए आंसर क्या होगा? फॉरवर्डिंग गैप में चौड़ाई अधिकतम होती है। तो अचालकों के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अचालकों के लिए फॉरवर्डिंग गैप में चौड़ाई अधिकतम होती है, अचालकों के लिए अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होते हैं जब उनमें मिलाए जाते हैं। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होते हैं जब उनमें मिलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होते हैं जब उसमें मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? एडियम मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? एडियम। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होते हैं जब उसमें मिलाए जाते हैं एडियम। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए आवश्यक होते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए आवश्यक होते हैं। तो क्या आवश्यक होते हैं? कितने डायोड आवश्यक होते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा 2 डायोड। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आउटपुट को शुद्ध किया जाता है। आउटपुट को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस सर्किट के द्वारा? फिल्टर सर्किट के द्वारा। फिल्टर सर्किट के द्वारा। तो कह रहा है आउटपुट को शुद्ध किया जाता है, तो फिल्टर सर्किट के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की रिफिल आवृत्त होती है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की रिफिल आवृत्त होती है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितना है हर्ट्ज? अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ में रिफिल आवृत्त कितनी हर्ट्ज होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की रिफिल आवृत्त कितनी होती है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की रिफिल आवृत्त कितनी होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की रिफिल आवृत्ति कितनी होती है? 100 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसकी दक्षता कम होती है? किसकी दक्षता कम होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की किसकी दक्षता कम होती है? तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की दक्षता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ की। तो यहाँ पर हम टोटल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आए थे। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको डेली शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, दिन भर में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। 24 घंटे में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। एक वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, एक इस प्रकार का रहेगा। तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। नमस्कार।